This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी दिनांक 24 जून 2022 रसरत्नसमुच्चय शङ्खं चक्रं जलकान् दततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो चणकक्वाथ के बारे में कल बहस चल रही थी कि चणकक्वाथ वातव्याधि में अनुपान के रूप में कैसे दिया गया है। तो एक बात हो सकती है कि कफपित्त का प्रशमन करना है, खास करके कफ का, और उसका आवरण वायु पे है, तो ये चणकक्वाथ अनुपान के रूप में आ सकता है। नलिकायंत्र योगेन सर्जतैलं समुद्धरेत् तदभ्यंग प्रयोगेण वातो दुष्ट प्रशाम्यति। नलिकायंत्र नलिकायंत्रं लोहनालगतम् इत्यादिना नवमाव्यायोक्तम्। तो आव्याय अध्याय, हाँ नवम अध्यायोक्तम, तो 9वें अध्याय में बताया गया है नलिका संयुक्त यंत्रमिति वा। एवंच नलिकांत योगेन डेको यंत्र योगेन सर्ज तैलम सर्ज धूमका तस्य तैलम। तो नलिका यंत्र योग से सर्ज का तेल निकालना है, राड़ जिसको बोलते हैं सर्ज, और वो केवल अभ्यंग से वात को वात का शमन करने वाला होता है। अथ अर्धांग वायव शतावरी आदि गुगुलु शतावरी गुळूची च सारणी गोक्षुर कणा शतावा दीप्यकारास्ता अश्वगंधा च संज्ञका कचोरो नागरं चेते चूर्णनीयाः समांशकाः एतैः सर्वैः समो ग्राह्यो गुगुलुर्महिषाक्षकः खण्डयित्वा कृतेनार्धं पूर्वचूर्णं विनिक्षिपेत् सम्मर्द्य सर्पिषा गाढं कर्षार्धगुलिताङ्किरेत्। सिंपल है। मालूम नहीं बाजार में मिलता है या नहीं। या हिंदी के बुक में नहीं दिख रहा।
अभी मिल गया है यहाँ पे। शतावरी, गुडुची, गंधप्रसारणी, गोखरू, पीपर, सौफ, अजवाइन, रासना, अश्वगंध, सौज्ञ, कपित, चंदन्या, पद्मकाट। ठीक है। इन सबों का चूर्ण बना ले संभाग इस प्रकार का, और चूर्ण के बराबर शुद्ध गुगुल मिलाकर तथा घृत में गीला कर अच्छी तरह मर्दन कर आधा कर्ष की गुटिका बनावे, सुखाकर लक ले। सभी प्रकार के वात रोग एवं अर्धांगवात को नष्ट करती है। तो ये बनाने में अच्छी है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो शायद इसके बारे में सोचेंगे शतावरी आदि गुगुल हो इस प्रकार से। अथ योगराज गुगुल हो। पिप्पली पिप्पली मूल चवे चित्रक नागरे पाठकेन पाठा विडंगेन्द्र यव भांगी हिंगु वांग्री भांगी वचान्विते सर्षप अतिविषा अजाची रेणुका कृष्ण जीरकैः गजकृष्णाज मोदाभ्यां कटुका मूर्व मिश्रितैः समभागान्वितैः सर्वैः त्रिफला द्विगुणा भवे। त्रिफला सहितैरेतैः समभागस्तु गुगुलुः एतच्चूर्णीकृतं सर्वं मधुना च परिप्लुतं योगराजमिमं विद्वान् भक्षेत् प्रातरुत्थिता। अर्षांसि वातगुल्मञ्च पाण्डुरोगम् अरोचकं नाभिशूलम् उदावर्तं प्रमेहं वातशोणितम् कुष्ठं क्षयम् अपस्मारं हृद्रोगं ग्रहणीगदं महान्तमग्निसाधञ्च श्वासकासभगन्धरं रेतो दोषांश्च ये पुंसां योनिदोषाश्च योषिताम् निहन्याद् आशुतान् सर्वान् दुर्वारान् न संशयः न च संशयः एष निष्परिहारोऽस्ति पानभोजनमैथुने सतताभ्यासे योगेन वलीपलितनाशनः सर्वव्याधिविनिर्मुक्तो जीवेद्वर्षशतत्रयम् क्षीराज्यरसभुक्तानां दोषधातुमलोचितं बुभुक्षितो मात्रयान्नम् अद्यात् गुग्गुलसेवकः। दार्विकवाथेन मेहम जयति इत्यादि। तो योगराज गुगुल तो इजीली अवेलेबल है, तभी फिर एक देखना है कि यही पाठ है या दूसरा और कुछ पाठ है इस प्रकार के। पिपली पिलपली मुल चविचत्र का नागर ही वाड़ंग वेड़ंगेंद्र, और फलश्रुति काफी वाइड इस प्रकार की है। तो पिपर पिपरा मूल चव्य चित्रक सोठ वाय वेड़ंग इंद्रिय हिंग भांगी वच सरसो अतीस जीरा रेणुका बीज काला जीरा मगरैल गजकृष्णा। तो हस्ती पिप्पली इस प्रकार से अजमोदा कुटकी तथा मुरवा संभाग, इन सबों का चूर्ण तथा इसके बराबर त्रिफला चूर्ण और उन सभी चूर्णों के बराबर शुद्ध गुगुल। तो ये जो चूर्ण जितने होंगे उतना ही त्रिफला चूर्ण, इन दोनों के बराबर गुगुल इस प्रकार से करना है। इन सबों को एकत्र मिलाकर शहद में गीला कर अच्छी तरह मर्दन कर वटी बना ले। मधुना च परिप्लुतम, पिछले योग में घृत था, अब यहाँ मधु उसमें डालना है और ये योगराज गुगुल बन जाता है इस प्रकार से। विद्वान भक्षेत प्रातः उत्थितः, तो सुबह इसका सेवन करना है। और फलश्रुति काफी वाइड है, मैंने नहीं सोचा था। योगराज गुगुल ज्यादातर संधिवात में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन इसकी फलश्रुति इतनी वाइड है ये मैंने भी नहीं देखा था। तो अर्षांसि वातगुल्मञ्च पाण्डुरोगम् अरोचकं नाभिशूलम् उदावर्तं प्रमेहं वातशोणितं कुष्ठं क्षयम् अपस्मारं हृद्रोगं ग्रहणीगदम् महान्तम अग्निसाधंच, महान अग्निसाध इस प्रकार का श्वासकास भगंधरम रेतो दोषाश्च ये पुंसाम योनि दोषाश्च योषिताम निहन्याद आशुतान सर्वान दुर्वारान न च संशयः। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि रेतो दोष और योनि दोष इन दोनों को दूर करता है इस प्रकार से।
तो एक तो इनफर्टिलिटी में दोनों के लिए प्रयोग कर सकेंगे, ये एक बात होगी। और अभी फिलहाल कैंसर के लिए जो भी इस प्रकार के रेते दोष या स्त्री बीज दोष को निवारण करने वाले योग है, उन सभी को कैंसर में प्रयोग करना ये अभी मैं कर रहा हूँ। क्योंकि कैंसर की संप्राप्ति में शुक्र दोष या स्त्री बीज दोष इस प्रकार के है, या हाइब्रिडाइजेशन की वजह से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड तो उससे भी बेकार इस प्रकार का है। तो इन दोषों को हरण करने के लिए जो भी योग हो गए, जैसे हमने शुक्र शोधन गण का आरंभ किया है इसके बारे में, तो उसी प्रकार से इसके बारे में भी सोचेंगे योगराज गुगुल। और एक अच्छी तरीके से बनाया गया योगराज गुगुल वो मिलना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रामाणिकता से बनाया हुआ, तो उसको जरूर ले सकेंगे। निहन्यादाशुतान सर्वान दुर्वारान न च संशयः। तो दुर्वार इस प्रकार के शुक्र दोषों को भी वो दूर करता है, इसमें संशय नहीं है। केशो निष्परिहारोस्ति पान भोजन मैथुने। तो ये भी एक अच्छी बात है कि पान भोजन मैथुन के बारे में निष्परिहार है। तो ये जो भी खाना आप खा रहे हैं उसको उसी ढंग से खाते रहेंगे। वैसे कैंसर के मरीजों को तो केवल दूध पे रखते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी रोगियों में भी इस प्रकार से अगर करते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। सतताभ्यास योगेन वली पलित नाशनः। तो इसका रसायन फल भी है कि वली पलित नाशन सातत्य से अगर करते हैं तो सर्वव्याधि विनिर्मुक्तो जीवेद वर्ष शतत्रयम्। और सभी व्याधियों से मुक्त होकर 300 बरस जीता है। तो 300 बरस की बात छोड़ो, अगर अब हम 80-90 बरस तक भी जीते हैं तो भी काफी अच्छा इस प्रकार का है। तो ये अच्छी तरीके से रसायन भी है, ये एक यहाँ पे निर्दिष्ट होगा। क्षाराज्य रस भुक्ता नाम, क्षीराज्य होना चाहिए। क्षाराज्य कहाँ से आया यहाँ पे वर्त हिंदी में, यहाँ तो क्षीराज्य रस भुक्ता नाम। तो दूध, घी और मांसरस, दोष धातु मलोचितम बुभुक्षितो मात्रया अन्नम अद्यात् गुग्गुरु सेवकः। तो क्षीर आज्य रस, तो अभी तो हम दूध पे ही रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मरीजों में जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनको मांसरस भी देते हैं। वलित पेली के लिए देना हो तो कितने दिन देना चाहिए? अभ्यास योगे ने बताया गया है। तो सतत अभ्यास योग तो शायद 1 बरस वगैरह इस प्रकार का लेना पड़ेगा, मालूम नहीं। अब ऐसा होता है कि जब इतनी वाइड फलश्रुति बताई गई है तो एक स्पेसिफिक कंडीशन रहती है। वैसे इसका अधिकार है वातव व्याधि, अभी जो चल रहा है ये बात वो वातव व्याधि है। तो वात का जिसमें प्राधान्य है इसमें ये प्रयोग में लाया जाएगा, और ये बाकी सभी द्रव्यों के बराबर त्रिफला है। तो उसके जरिए ये रसायन इस प्रकार का कार्य करता होगा। और गुगुल है उसके साथ में। गुगुलू की एक खासियत है कि गुगुलू योगवाही भी है। कि जिन द्रव्यों से वो मिला जाए उनके गुणों को वो बढ़ा देता है। तो बात ये है कि पिपली पिपली मूल विचित्र का नागर ही ये जो शुरुआत की है इस प्रकार से, तो पंचकोल है और ये उत्तम पाचन दीपन इस प्रकार का संयोग है। पाठा विश्व, ये है पाठा विडंग इंद्रिय हिंगुभांगी वचान्वितैः सर्षपाति विषा अजाजी रेणुका कृष्ण जीरकैः गजकृष्णाज मोदाभ्याम कटुका मूर्व मिश्रितैः। तो काफी अच्छे अच्छे द्रव्य है। रस से आरंभ करके
शुक्र तक पहुंचाने की सक्षमता इसमें है, क्योंकि इसमें जीरक भी है और पिप्पली भी है, गज पिप्पली है, इस प्रकार से। समभाग फला है। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि इसको हमने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। फिर माउसरस को उड़द से भी ले सकते हैं क्या मीनिंग? एक्चुअली तो नहीं होगा। जंगम और स्थावर ये अलग अलग इस प्रकार के है। स्नेह जो है वो जो द्रव्य है वो, मनुष्य एक प्राणी है, वो जंगमों में गिरता है, और वनस्पति जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उसको स्थावर इस प्रकार का किया जाता है, स्थिर इस प्रकार का किया जाता है। तो हमारे शरीर में जैसे रस रक्तादि धातु है, वैसे ही प्राणियों में होते हैं, और इसलिए हमारे लिए सबसे नजदीक आहार प्राणियों का ही है। अब दूसरी जगह अहिंसा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और अहिंसा प्राणवर्धना नाम ऐसा अग्र संग्रह भी है। तो प्राणवर्धन अगर चाहते हैं तो अहिंसा का आश्रय करना जरूरी होगा। लेकिन वनस्पति भी सजीव है, और उनके भी हिंसा की जाती है इस सिलसिले में। तो जीवो जीवस्य जीवनम, यही सच है। एक जीवे ही दूसरे जीव का जीवन हो सकता है, क्योंकि चैतन्य जो है वो अगर नहीं है आहार में हमारे, तो सचेतन शरीर के लिए वो पर्याप्त नहीं होगा। ये एक अहम मुद्दा है। फिर भी मांसाहार से शाकाहार श्रेष्ठ है, ऐसा कई लोग मानते हैं, धर्म के अनुसार भी मानते हैं। तो एक अलग अलग बात इसमें हो सकती है, हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर भी हमें क्या लेना है ये निर्भर होता है। हमारे ऊपर संस्कार किस प्रकार से है, हम किस जाति धर्म के हैं, उसके अनुसार भी हमारी मनोवृत्ति बनती है। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने सैनिकों के लिए मद्य और मांस दोनों पर पाबंदी लगा दी कि ये बराबर नहीं है, नहीं देना है उनको, मद्य भी नहीं देना है, मांस भी नहीं देना है, इस प्रकार से। तो सभी सेना प्रमुख इकट्ठा आ गए, उनको मिलने के लिए गए, और उन्होंने साथ में एक बंदूक पिस्तौल लेके रखी थी। अब मालूम नहीं उस जमाने में इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं होती थी वगैरह इस प्रकार से, या अलाउड था। उन्होंने पिस्तौल उनके हाथ में थोप दी और बताया कि आप गोली चलाओ हम पर। तो मोरारजी ने पूछा, ऐसा क्यों बता रहे हो? ऐसा करने की क्या जरूरत है? तो बोले, चलाओ तो सही। तो मोरारजी ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा तो कुछ करने वाला नहीं हूँ। लेकिन तुम वजह बताओ, ये तुम क्यों बता रहे हो इस प्रकार? तो उन्होंने कहा, हमें मालूम था कि तुम ये नहीं कर पाओगे, इसीलिए तो मैंने आपके हाथ में पिस्तौल थोप दी। ऐसी स्थिति है, हमारा कार्य जो है या कर्तव्य जो है वो देश की रक्षा करना ये है। सामने में हमारा शत्रु हथियार लेके खड़ा है, और अगर हम कहेंगे कि नहीं, हम शत्रु नहीं चलाएंगे, अहिंसा परमो धर्मा, इस प्रकार से, तो वो शत्रु हमें मार देगा, हमारा देश नहीं टिक पाएगा, हमारा स्वातंत्र चला जाएगा। तो इन भावों को अगर जागृत करना है, लड़ने की इच्छा को जागृत करना है, तो मध्यम अवस्था अनिवार्य है। क्षत्रिय जो लोग हैं उनके लिए अगर देश की रक्षा करना
या सज्जनों की रक्षा करना, देश की रक्षा भी छोड़ो बात, पुलिस दल है तो सज्जनों की रक्षा करना और दुर्जनों को सजा करना ये उनका कर्तव्य है। तो अगर वो कहेंगे कि नहीं नहीं ये अधर्म है, हम नहीं करेंगे इस प्रकार से, हिंसा नहीं करेंगे, तो बात बनेगी ही नहीं इस प्रकार से। वैसे ही जब जजमेंट दिया जाता है, किसी को फांसी की शिक्षा दी जाती है, तो यह ऐसा नहीं माना जाता कि जज ने उसकी हत्या की उसको उसके कर्मों की सजा मिल गई, ऐसा ही समझा जाता है। तो अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो हिंसा को छोड़ दो। आध्यात्मिक उन्नति के लिए शाकाहार ही करे, इसके पीछे क्या कारण? उसमें शिलोंच वृत्ति करके एक कहते हैं कि उसमें भी हिंसा नहीं होनी है। मैं जो बता रहा था कि वनस्पति भी सजीव है, तो उनसे हम इस प्रकार से ले लेते हैं, सब्जी बनाते हैं, काट लेते हैं, फल बनाते हैं, काट लेते हैं, इस प्रकार से, तो वो भी हिंसा ही है। तो अगर हिंसा नहीं करनी है तो क्या करना पड़ेगा? जो फल पेड़ से गिरे हैं नीचे, पेड़ ने खुद उनका त्याग किया है, उन्हीं को लेकर हम अपनी उपजीविका करें ये बात इस प्रकार से हो सकती है। तो ये काफी मुश्किल है, सभी समाज के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार से रह सकते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। अगर वो सच ही में इस प्रकार से अहिंसा का स्वीकार करना चाहते हैं और वनस्पतियों की हिंसा के बारे में भी सोचते हैं, तो अलग बात इस प्रकार की रहेगी। और अहिंसा प्रतिष्ठायाम स्वाभाविक वैरत्यागः, ये पतंजलि का सूत्र है कि अहिंसा अगर प्रतिष्ठित हो जाती है तो स्वाभाविक वैर भी दूर निकल जाता है। और उसका उदाहरण बताते हैं कि कोई सर्प है, उसके सामने उसका भक्ष्य है और खाने को छोड़कर वो उसके ऊपर छत्र निर्माण करता है। तो अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाने पर यह बात हो सकती है कि स्वाभाविक वैरत्याग इस प्रकार का हो सकता है, लेकिन काफी मुश्किल इस प्रकार का माहौल है। जैसे हम वनस्पतियों की खेती करते हैं, उसी प्रकार एनिमल फार्मिंग है। अब उसमें शॉर्टकट्स आ गए, उसमें अनैसर्गिकता आ गई और फिर सभी बदल गया। ये जो ब्रॉयलर चिकन वगैरह जो बातें हैं, पूरे विश्व भर में प्रचलन है और वो अच्छा नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो उससे कम से कम वन कुक्कुट जो है वो लेना बेहतर है, और अगर आप शाकाहारी करते तो उससे बेहतर है। लेकिन शाकाहार में भी सिर्फ इस प्रकार के गिरे हुए फल को ही खाते हैं तो और भी बेहतर इस प्रकार का है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उपलब्ध सुविधाएं क्या है, ये सभी देखकर इस प्रकार से करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, हमारे ग्रंथों में कई जगह इस प्रकार से मांसाहार से जुड़े योग, औषध योग आए हैं। मांसाहार की प्रशस्ति या मांसारस की प्रशस्ति की गई है। और अगर व्यक्ति मांसाहार करने वाला हो तो ये सबसे बेहतर तरीका है। अब जैसे मैंने कहा कि धर्म जाति के आधार पर हमारे ऊपर संस्कार होते रहते हैं और फिर हम अहिंसा में रत रहते हैं या फिर शाकाहार में हमारी रुचि होती है या जन्म से ही इस प्रकार से मांसाहार करते आ रहे हैं, तो हमें उसके बारे में कोई घृणा नहीं रहती, उसके बारे में कोई शोक दुख नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ इस प्रकार। तो ये संस्कारों का नतीजा इस प्रकार का है। और जैसे मैंने अभी कहा कि अगर क्षत्रिय धर्म हमारा है तो हमें इस प्रकार का मांसाहार करना चाहिए, ये बात सही है। ये जो दहशतवादी अटैक हुआ था बंबई में 10 लोग आए थे, उन्होंने 100 किलो मांस को फस्त किया था, खा लिया था। अब
ये जिसने ये माउस सप्लाई किया, वो भी आश्चर्यचकित रहा कि इतना कौन खाने वाले हैं। वो अगर उसी समय पुलिस को बता देता कि ऐसा-ऐसा मुझे तो आशंका लग रही है, इतना मांस खाने वाले लोग नहीं होते हैं इस प्रकार से, तो शायद पिक्चर अलग हो जाता। लेकिन ये तामस वृत्ति बढ़ाने के लिए इसका फायदा उठाया जाता है। और ये हाल ही का उदाहरण, इस जो अटैक हुआ था बम्बई में, दहशतवादी अटैक, इसमें ये देखा गया था। गहू, तांदूळ, ज्वारी एटसेट्रा धान्य दाणे त्यावर झाल्यावर त्यांचा आयुकाल संपतो म्हणून दोष लागणार नाही। ये इसके बारे में, धान के बारे में सोच सकते हैं। औषध्य फलपाकांता, फलपाक होने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको बोया जाता है। सबसे अहम बात क्या है कि जो नेचुरली इस प्रकार से आ रहा है, गेहूं, चावल वगैरह इस प्रकार से अपने आप बीज गिर कर आ रहा है समझो, और वो खत्म होने वाला है। एक बार बीज लग गया और आगे कुछ नहीं होने वाला इसका, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि इसमें अहिंसा का रोल नहीं है इस प्रकार से। लेकिन ये मानव जाति के लिए हम इसके बारे में विचार करते हैं। पशु पंछी वगैरह बाकी सभी सभी जो है, वो इसी पर गुजराना करने वाले हैं। और वो अगर ऐसा कहेंगे नहीं नहीं ये हिंसा है, मैं नहीं खाऊंगा इस प्रकार से, या दूसरे प्राणी को मैं नहीं मारूंगा, ये हिंसा है इस प्रकार, तो वो बच ही नहीं पाएगी। तो व्यापक रूप से देखा जाए तो आहार के रूप में इसका सेवन हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से चला आ रहा है। फिर बात यह है कि उसमें आसक्त हो जाना, ये गलत बात इस प्रकार की है कि केवल हमारे प्राण धारण के लिए जितना आवश्यक है उतना ही हम अगर लेंगे, उसमें रुचि नहीं रखेंगे इस प्रकार से, तो एक अलग बात होती है। अलग शिक्षा इस प्रकार की होती है जब हम व्रत नियमों का पालन करते हैं, कि नहीं खाना है, अनशन करना है, लंघन करना है इस प्रकार से, या खाना है तो सिर्फ दूध और फल लेना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उससे मन को शिक्षा मिलती है किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, किस प्रकार से मन के ऊपर काबू पाना है। और ये करते करते हम, ये हो सकता है कि हम मांसाहार से छूट जाए। विदेशों में योग का प्रचलन काफी हो गया, और जो सभी इस योग को मानने वाले हैं, योग करने वाले हैं, उनका मांसाहार छूट गया है वहां पे। विदेशों में केवल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिलना काफी मुश्किल होता है। लेकिन फ्रांस में इस प्रकार का वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इस्कॉन चलाती है। टेस्ट अच्छी नहीं रहती उतनी, वो अलग बात है इस प्रकार से, और उन्हीं लोगों को वही टेस्ट पसंद आती है। वेजिटेरियन में भी टेस्ट बहुत अच्छी आती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो समझते हैं कि वेजिटेरियन खाना बिल्कुल बेचो, इस प्रकार का होगा, उसमें कोई टेस्ट नहीं रहेगी। वो तो सही बात नहीं है। तो इस प्रकार का परिवर्तन योग टीचर्स में तो आ गया है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और पूरा माहौल इस प्रकार से अगर बदल जाए, खास करके प्राणियों की हत्या के बारे में, तो भी ठीक है। लेकिन जिनको ये जरूरत है, जैसे मैंने सैनिकों की बात की, क्षत्रिय धर्म की बात की, उनके लिए तो ये चालू इस प्रकार का ही रहेगा, प्रचलन में ही रहेगा इस प्रकार का। तो हमें क्या करना है, ये सोचना चाहिए। तो हमें अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है, हमें मोक्ष की तरफ जाना है, तो हमें छोड़ना पड़ेगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। और अहिंसा प्राणवर्धना नाम ये सूत्र दूसरे तरीके से भी उपयोग में आता है। अभी कैंसर में डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल्स, यही प्रिंसिपल है एलोपैथी का। वो तो हिंसा पर ही उतर आए हैं। आइदर सर्जरी करो, केमोथेरेपी करो, रेडिएशन करो, जला दो उन सेल्स को, कैंसर सेल्स को। उनके साथ नॉर्मल सेल भी मरते हैं, जलते हैं, जलने दो, इनको खत्म करना है, ऐसा उनका कहना है। अब बात ये रहती है कि इस प्रकार से हिंसा करने से आयु नहीं बढ़ती।
सिम्प्टोमेटिक रिलीफ होती है, ट्यूमर कम हो जाता है, मार्कर्स अच्छे दिखने लगते हैं, फिर भी इम्यूनिटी डाउन होने के कारण कैंसर फिर से उभरता रहता है और अंतिमतः अनटाइमली मेजरेबल डेथ होती है। तो प्राणवर्धन ये जो हिंसा से जुड़ा है, अहिंसा से जुड़ा है, वो बात नहीं होती। और फिर अगर कैंसर खत्म हो गया, उसके साथ आदमी भी खत्म हो गया, उसका जीवन समाप्त हो गया, तो क्या मतलब है उसका करने का? हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल कैंसर को ठीक करना है, कैंसर को मार देना है, या हमें अच्छा जीना है? तो अगर हमें अच्छा जीना है तो ये तरीका छोड़ना चाहिए, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन एलोपैथी में है ही नहीं। यही एक प्रिंसिपल को चल के लेके जा रहे हैं। दूसरा एक जो ऑप्शन अभी नया उभर आया है वो इम्यूनोसप्रेसेंट दे देते हैं, इम्यूनोथेरेपी। वो तो और खतरनाक है। तो किसी दूसरे रोग से भी उससे मौत हो जाती है। तो ये सोच ही गलत इस प्रकार की है। तो हम मारेंगे नहीं कैंसर को, तो कैंसर ठीक कैसे होगा? कैंसर सेल को अगर हम मारेंगे नहीं, केमोथेरेपी वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बड़ी समस्या है। तो हम मानते हैं कि हम नहीं मारेंगे, लेकिन हमारी प्रतिकार शक्ति जो है वो उसके खिलाफ लड़ती रहेगी। ऑटोफेजी इस प्रकार की एक बात होती है, ये एलोपैथी भी मानती है। और डब्ल्यूबीसी का फंक्शन ही ये है कि ये इस प्रकार के विकृत पेशियों का नाश करे, जो भी विकृति घुस में गई हो शरीर में, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो, तो उनको एनगल्फ करना, उनको पचन कर देना, उनको नष्ट कर देना, ये हमारे प्रतिकार शक्ति का काम ही है, इम्यून सिस्टम का काम ही है। वो इम्यून सिस्टम हमारी काम कर नहीं रही, इसलिए कैंसर बढ़ रहा है। तो अगर हम इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, फिर से इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो ये कैसी बात हो सकती है? रसायन चिकित्सा से हो सकती है कि धातुओं का बल बढ़ता है, रसायन चिकित्सा से प्रशस्त धातु का निर्माण होता है। प्रशस्त धातु निर्माण होगी तो हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, और प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी तो रोग के ऊपर हम काबू पाएंगे। यही सिलसिला हम कर रहे हैं कैंसर के बारे में। दूध और घी का प्रयोग करते हैं, क्षीरोग्रताभ्यास और रसायन नाम के। और इसके लिए ये मार्ग जो है वो लंबा मार्ग है। केमोथेरेपी जैसा तुरंत इफेक्ट दिखाने वाला इस प्रकार का नहीं है। ऑटोफेजी को इनहांस करने के बारे में किन गणों का विचार कर सकते हैं? अब ये नई नई थियरियां आ रही है इसके बारे में कि अनशन, 12 घंटा अनशन करना। तो इसमें ऐसा होता है, आहारम पचति शिखि दोषान आहार वर्जित पचति। तो अगर अग्नि आहार का पचन करता है, आहार नहीं मिलता है तो दोषों का पचन करता है। उसमें भी साम दोष का पहले पचन करता है, फिर बाद में निराम दोष का पचन करता है, जो बढ़ा हुआ इस प्रकार का है। तो इनका कहना है कि अगर इस प्रकार से अनशन होता है 12 घंटों का कम से कम, तो इम्यून सिस्टम जागृत हो जाती है। हमारे अग्नि के जरा बराबर इसी प्रकार की बात है, सिर्फ हमें उस तरीके से उसको पूरी दुनिया के सामने रखना पड़ेगा। और फिर ये कैंसर, हमारी प्रतिकार शक्ति डब्ल्यूबीसी जो है वो कैंसर सेल पर अटैक करेगी और उनको नष्ट करेगी। ये 12 घंटे से लेकर 18 घंटे तक बढ़ाना है, ऐसा अभी लोग कहते हैं कि 6 घंटे में 2 बार खाना लेना है या 1 बार लेना है, इस प्रकार से। और फिर इस प्रकार से अगर करेंगे तो ये कैंसर ही सही, केवल कैंसर ही नहीं, सभी प्रकार के रोगों पर काबू पा सकते हैं। डायबिटीज के बारे में काबू पा सकते हैं। अभी ये जगन्नाथ दीक्षित का जो चल रहा है, दिन में 2 ही बार खाना खाओ वगैरह इस प्रकार से, वो इसी आधार पर बताया गया इस प्रकार का है। तीसरी बात हो सकती है कि हम अपने को क्या सुझाव देते हैं। इसमें एक क्या बोलते हैं उसको, इमेजिनेटिव टेक्निक ये भी है। और ऐसे हमें सोचना है कि हमारे शरीर में ये डब्ल्यूबीसी है, वो कैंसर सेल्स को पकड़ रहे हैं और उनको निगल रहे हैं और उनको नष्ट कर रहे हैं, ऐसा हमें इमेजिन करना है। ये इमेजिनरी टेक्निक से भी इस प्रकार के परिणाम आते हैं।
और कैंसर कम होने लगता है, ऐसा कहना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उसमें भी हम हिंसा ही करवाते हैं, लेकिन खुद नहीं हिंसा करते। अगर यह एबनॉर्मल सेल ही है तो उसको नष्ट होने देना है। दूसरी बात इस प्रकार की हो सकती है कि सेना को नष्ट करना है, दुष्शत्रु की सेना को, तो ये आवश्यक नहीं है कि हम उसके हमला करें, शस्त्रों से उसको नष्ट करें। उनको मिलने वाली जो रसद है, उनको जो मिलने वाला खाना पीना, ये जो है वो अगर हम तोड़ देंगे तो भूखे मर जाएंगे। पानी में जहर डाल देंगे तो वो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि पानी नहीं पी सकेंगे। पानी पिएंगे तो जहर होगा, नहीं पिएंगे तो भी मरेंगे, इस प्रकार से। और ये टेक्निक का प्रयोग दूसरे महायुद्ध में काफी पैमाने पर किया गया है। रशिया ने जब रिट्रीट ले ली जर्मनी के आक्रमण के ऊपर, तो सभी पानी जहरीला कर दिया, और फिर जर्मनी को जर्मनी से पानी और अन्नदान का पुरौठा करना पड़ा, और वो हार गए। उस समय में ये कड़ाकी ठंडी शुरू हो गई और ये सब नहीं कर पाए, तो जर्मनी जीत नहीं पाई इस प्रकार से। तो जिन आहार के आधार पर कैंसर सेल पलते हैं, उनको हम नहीं देंगे। जंक फूड, फास्ट फूड से लेकर ये हाइब्रिडाइज फूड वगैरह वगैरह, इन सभी को हम टाल देंगे। तो ध्यान में ऐसा इमेजिन करे, हो सकता है ध्यान में अगर इस प्रकार का इमेजिन करे तो बात हो सकती है। गरजेपेक्षा लंघन वाढले तर धातुबल कमी होऊन अग्निपण कमी होतो, हे तारतम्य आयुर्वेदा हा आयुर्वेदच जाणू शकतो. ऑटोफेजी इट्सेट्रा अंशतः विचार आहेत, त्याचे आकर्षण वैद्यांना नको वाटायला। हमें तो आयुर्वेद को छोड़ना ही नहीं है। निसर्गोपचार में हम देखेंगे तो अनशन का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, और फिर ये तुम जो बात कह रहे हो कि इस प्रकार से आसक्ति आ जाती है और फिर रोग बढ़ने लगता है। तो बदम यत्नेन पालेन, लंघन के बारे में जो निर्देश है, वो प्रयत्न पूर्वक बल का पालन करके ही लंघन करवाना है, और इसका अतिरेक नेचुरल प्रति में हो जाता है। दूसरी बात यह है, नेचुरोपैथी में सिर्फ नैसर्गिक आहार लेना है, और नैसर्गिक मिल नहीं रहा। जो भी पेड़ पौधे फल वगैरह जो है वो नैसर्गिक होने चाहिए। अभी ये सभी हाइब्रिडाइज केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह के जरिए बने हैं। उनकी सुविधाएं उपलब्ध हो तो भी ठीक है, अच्छी तरीके से बने हैं, लेकिन फिर भी कृतान्न वर्ग नहीं है। नैसर्गिक ही केवल खाना खाना है। और हमारे यहाँ लाजा मंड से लेकर काफी कृतान्न वर्ग उपलब्ध है, उसमें औषधियां भी जोड़ सकते हैं, मसाले भी जोड़ सकते हैं। तो हमारे लिए ये इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो टेस्टी भी बने और पथ्य का भी बने, परहेज का भी बने, इस प्रकार से। तो हम इन सभी बातों को देखते हुए क्या देना है क्या नहीं देना है इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। और ये अहिंसा, हिंसा वगैरह वगैरह जो बातें हैं, उसको गहराई में जाकर सोचना है कि केवल मुझे अच्छा नहीं लगता, हमारे धर्म में नहीं लिखा है, इस प्रकार से कोई भी नहीं सेवन करे, ये बात नहीं होगी। जो सेवन करने वाले हैं वो सेवन करने ही वाले हैं, इस प्रकार से रहेंगे। और जीवो जीवस्य जीवनम, यही बात सही है। एक सजीव के लिए दूसरा सजीव ही अन्न हो सकता है, निर्जीव अन्न नहीं होता। सिर्फ हमारे यहाँ पानी और ये सेंधा नमक या नमक, ये दो चीजें ऐसी है जिसका सजीवता से साक्षात संबंध इस प्रकार का नहीं है।
बाकी पूरा खाना जो है वो सजीव से ही आता है, इस प्रकार से। फिर भी जीवनम तर्पणम रुद्यम लादि बुद्धि प्रबोधकम, ये पानी के बारे में गुणधर्म बताया, पहला गुणधर्म जीवन बताया है। पानी के बिना जीवन ही नहीं है, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सभी बातों को एक सर्वांगीण दृष्टि से देखने की कोशिश करो, केवल एक ही दृष्टि से देखने की कोशिश मत करो। उद्दिष्ट निश्चित करो। और अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो निस्संशय हमें हिंसा का त्याग करना है। और पहला कदम जो है शाकाहार में चले जाओ। मांसाहार छोड़ दो, इस प्रकार से। उससे भी आगे बढ़ना है तो शिलंच वृत्ति का धारण करो, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। कणाद जो मुनि रहे, उनको कणाद ये नाम कणम अत्ति इस व्युत्पत्ति से प्राप्त हुआ था। तो जो भी गिरे हुए धान के कण रहते थे, उनको इकट्ठा करके उन्हीं से खाना चलाते थे। तो इस प्रकार के भी लोग हैं ये। नेचुरोपैथी आहार लेने वालों में कृमि चिकित्सा फ्रीक्वेंटली देनी पड़ती, ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो मेरा अनुभव नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारा अनुभव है तो शायद क्लेद युक्त खाना या मधुर रसात्मक खाना ज्यादा खाते हैं, तो ये बात हो सकती है। कृमियों के लिए पोषक वातावरण बन जाता है, और कृमि कोष्ठ इस प्रकार के होते हैं। तो हमें जो परिस्थिति है उसके मुताबिक काम करना है। अभी हमारा मतलब कैंसर को जीतना है या किसी और रोगों को जीतना है, तो उसके कारण क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ये अगर कल्प्रिट है तो कम से कम पहले ये तो शुरू करो कि नैसर्गिक बीज का प्रयोग करो, उन्हीं को बो, नैसर्गिक पद्धति से खेती करो, गोबर गोमूत्र वगैरह का प्रयोग करो। तो केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं करना है। देसी गाय का ही दूध लेना है, हाइब्रिड गाय का दूध नहीं लेना है, जर्सी या होल्स्टीन का, वो जो इस प्रकार के है। इससे आरंभ करके अगर हम आगे आगे चले जाते हैं तो फिर शाकाहारी श्रेष्ठ है तो शाकाहारी करना है वगैरह, इसके बारे में आगे सोच सकते हैं। और उसके भी आगे मुझे इतना ही पर्याप्त है खाने के लिए। वास्तव में जरूरत बहुत कम है खाने की, लेकिन हम ज्यादा खाते हैं, सभी समाज ही ज्यादा खाता है, इस प्रकार से। हमने एक प्रयोग किया था फर्स्ट ईयर छात्रों के लिए कि 3 बार जलधौती की, और अमाशय की कैपेसिटी क्या है जान ले, वो करीबन 1200 ml थी। अब छात्रों को खिचड़ी और पानी और छाछ, ये तीन ही चीजें दी थी। आपको जितना लेना है तो ले लो। हमारे हिसाब में घन आहार 1/3 यानी कि 400 ग्राम, द्रव जो है पानी और तक्र, ये दोनों मिलकर 400 मिलीलीटर, इतना ही लेना है। सभी लोगों ने मिलकर 1125 इतनी बड़ी मात्रा में आहार का सेवन किया। तो ये सरासर गलत ही है। कि अगर हमारी आमाशय की कैपेसिटी 1200 ml ही है तो हमें 800 तक ही खाना और पीना लेना है। लेकिन आमतौर पे यही बात होती रहती है। सभी लोग अगर अपने कैपेसिटी के आधार पर ही आहार लेवे तो काफी बातें बदल जाएगी, रोगों को ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी स्वस्थ ही रहेंगे, इस प्रकार से। गट माइक्रोबायोम and its association with disease. Sir, what are your thoughts over there? ऐसा है कि विंशति विधा कृमयः भवन्ति अन्यत्र सहजेभ्यः, ये मीमांसा 7वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। 20 प्रकार के कृमि है सहज कृमियों को छोड़कर। सूक्ष्मात् केचित् अदर्शनाः, ये भी बात बताई गई है कि सूक्ष्म होने के कारण ये अदर्शन है। और एंटीबायोटिक्स का प्रयोग जब करते हैं तो वो जंतुओं को मारने के साथ इन जो
अच्छे जंतु है हमारे, उनको भी नष्ट कर देते हैं। माइक्रोबायोम्स जो है उनको भी नष्ट कर देते हैं। तो इसमें मुसीबत आ जाती है। यही सिलसिला पेस्टिसाइड्स के बारे में बाहर हो रहा है कि जो कीटक होते हैं वहां पे, उनको मारने वाले, उनको खाने वाले अन्य भी कीटक होते हैं। हम जब पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं तो वो भी चले जाते हैं, ये भी चले जाते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल बात होती है। यहाँ पे एक इस प्रकार का इंसिडेंस हुआ था कि ये मावा करके एक बीमारी है, वो बड़े पैमाने पर पूरी जो फसल है वो ग्रस्त हो गई थी। और फिर जो मजदूर काम करने वाले थे वो सभी आकर बोले कि आप ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करके कर रहे हैं, लेकिन देखो ये फसल टिकने वाली नहीं है। ये सभी फसल नष्ट हो जाएगी। तो बोले ठीक है, कल सुबह जाकर देखते हैं खेत पर। तो देखा तो बहुत छोटे छोटे पंछी बड़े पैमाने पर वहां पे उपस्थित हो गए थे, और उन्होंने उस मावा को खाना आरंभ किया। मावा इतनी बड़ी मात्रा में था कि उनको 3 दिन लगे वो खाने के लिए। वहां खा के पेड़ पर बैठते, फिर पचा के फिर आते, फिर खाते, फिर वापस जाते, लेकिन फसल बच गई। अब अगर केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते तो ये पंछी वहां पे नहीं आते। किन्हीं किन्हीं ने किन्हों किना किसने उनको बुलाया वहां आने के लिए? तो नैसर्गिक खेती करेंगे तभी ये बातें पॉसिबल इस प्रकार की होगी। हमारे खेत में जब मैंने पहले बटरफ्लाई और ये भ्रमर देखे या मधुमक्षिकाएं देखी, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ कि हम नैसर्गिक खेती कर रहे हैं, इसका ये प्रमाण है। क्योंकि ये तो इस प्रकार के खेती में नहीं आते हैं, और पॉलिनेशन, ये जो प्रोसेस आवश्यक है, ये नहीं होती। नैसर्गिक खेती करते हैं तभी ये पॉसिबल होती है। इस प्रकार की जो हम हाइब्रिडाइज खेती करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम निसर्ग नियमों के आधार पर ही चले, वही बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। और हम निसर्ग से दूर हो गए हैं, यही बहुत कारण है। तो ये बात हो सकती है। अंजलि भर खाना एक समय के लिए पर्याप्त है, ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथों में आता है। क्या यह ठीक होगा? आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो ठीक होगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। देखो, आत्मबल नाम की एक चीज अलग है, योग बल भी होता है। जो योगी होते हैं वो बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं, बहुत कम सोते हैं, फिर भी उनकी एनर्जी दूसरों से बहुत ज्यादा होती है। वो बहुत काम कर सकते हैं। खाएंगे नहीं तो काम नहीं होगा, ये आम आदमी के लिए बराबर है। लेकिन अगर आध्यात्मिक प्रगति आपकी है, अगर योग साधना आपकी है, तो ये बातें फिजूल है, ये नहीं होना है। अभी जब मैं जबलपुर में गया था विद्यासागर महाराज जी को देखने के लिए, 3 महीने पूर्व जब हम गए थे मार्च में, तो उनकी खड़े रहने की ताकत बिल्कुल कम हो गई थी। और उसके जरिए खाना टूट गया था, क्योंकि खड़े रह के अंजलि से खाना लेना है, और पानी भी एक ही समय लेना है पूरे दिन में। सुबह 9:30-10 बजे खाना और पानी, बस। बाकी 24 घंटे के बाद फिर से, ये तो 18 घंटे से भी ऊपर चला गया। तो खड़े ही नहीं पा रहे थे, कैसे भी दूसरों के सहायता से थोड़े खड़े रहकर 4 मिनट तक ही जो खाना पीना हुआ था वो करते थे। तो ताकत और कम होती थी, क्योंकि खाना कम हो गया। दवाइयां लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो मैंने सिर्फ ये अभ्यंग और पिंड स्वेद का सुझाव दिया, पाँव में ताकत आ जाए इस प्रकार से। उसका अच्छा फल निकल आया। और ये खड़े रहने की ताकत 4 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे बढ़ती गई। फिर इनका विहार भी शुरू हो गया। अब तो 25-30 किलोमीटर विहार करते हैं दिन में, इतना ही खाना खा के। हमें आश्चर्य यहाँ रहा, उस समय वो जबलपुर के नजदीक थे थोड़े से, अब तो वो महाराष्ट्र में घुस गए हैं, अमरावती के नजदीक है अभी। तो 300-350 किलोमीटर चल के वहां पे पहुंच गए हैं, और 25-30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं। एक ही दफा खाना खा के, और अंजुल इस प्रकार से
अंजलि प्रमाण से खाना खा रहे हैं, तो बात ये है कि आपका अग्नि कैसा है, ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है। उसको हम भली भांति अगर पालन करते हैं तो इतना भी खाना काफी होता है। और सिर्फ काफी होता है ऐसा नहीं है, आप इतना चल भी सकते हैं। हम भी नहीं चल पाएंगे इतना अंतर एक दिन में इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वैसे जरूरत कम होती है, हम अननेसेसरीली ज्यादा खाना खाते हैं। तो अभी जब मैंने उनको देखा कि इतना चल रहे हैं और तेजी से चल रहे हैं इस प्रकार से, तो बड़ा संतोष रहा इस बात का कि वो फिर से उनको स्वास्थ्य प्राप्त हो गया। तो this explains why we have to restrict milk or dairy items in Kushtha, Prameha and Kafaja Roga and concept of Agni and Amogenesis. लेकिन क्षीरकृताभ्यास और रसायनानाम ये भी बात है। ऐसा नहीं है। As per one study, only 17 to 80, 20% of Indian can digest lactose in milk. This is used as fuel for growth and proliferation of certain microbes in our intestine. Then those colony of microbes creep into the blood as a result of leaky gut and reach out to lungs, liver, pancreas, joints, and other organs suitable for their proliferation and causing several diseases. This explains why we have to restrict milk or dairy items in Kushtha, Prameha, and Kapaja Roga and concept of Agni and Amogenesis. ये सभी एकांग दृष्टि से विचार है। इसमें से जो चाहिए वो ले ले। आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता कि किसी भी चीज के ऊपर अतिरेक करे इस प्रकार का। सभी भावों को ध्यान में रखते हुए जो भी करना है वो करना है। और अभी जो मुसीबतें ज्यादा आ रही है वो हाइब्रिडाइज काऊ के दूध के जरिए आ रही है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का संबंध ज्यादा इस प्रकार के हाइब्रिडाइज काऊ से है। हमारे यहाँ स्तन्या भावे पयश्चागम गव्यम व तद्गुणम पिबेत इस प्रकार का निर्देश है। तो अगर स्तन्य की निर्मिति कम है तो बकरी का दूध लेना है, और वो भी नहीं है तो देसी गाय का दूध उस प्रकार के गुण को बना के लेना है। फिर भी कहीं फॉर्मूला फीड की बात नहीं है जो अभी प्रचलन में है पूरे विश्व भर में, और वो तो इसी गाय से इस प्रकार से आने वाला इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम नैसर्गिकता से दूर हो गए। मैंने पूछा था कि कभी ब्रेस्ट मिल्क की एलर्जी हो गई, ऐसा कभी देखा है क्या? तो वैसा एक भी उदाहरण नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क की एलर्जी हो गई इस प्रकार के। रॉ मिल्क इज ऑलरेडी हैविंग वन बैक्टीरिया व्हिच स्टार्ट डाइजेस्टिंग द लैक्टोज सो बेटर देन प्रोसेस्ड मिल्क। लेकिन ये धारोष्ण है तभी तक ठीक है, एक बार ठंडा हो जाए तो उसको गर्म ही करना है। In ancient time, our ancestors were not consuming processed milk and not from the hybrid cow, as I explained. प्रोसेस मिल्क तो लेते हैं, दूध गर्म करना है ऐसा है, तो उसमें चौथाई पानी डाल के उबाल के दूध लेना है जब ये ठंडा हो जाता है, धारोष्ण नहीं रहता है। युक्त्याश्रितम, ये जो बात कही गई है, धारोष्ण अमृतोपमम है, ठंडा होने पर वो गुरु हो जाता है और फिर युक्त्याश्रित करने से वो हल्का हो जाता है। तो इसी बात को लेकर हम सुवर्ण सिद्ध दूध बनाने के लिए कहते हैं, ताकि सुवर्ण भी संस्कार उसमें हो जाए। और ये वाजीकरण में योग है, दोनों रसायन है, दूध और सुवर्ण। तो रसायन वाजीकरण दोनों प्रकार के इफेक्ट इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पुणे में एक डॉक्टर है जो बहस करते रहते हैं कि कच्चा ही दूध पीना चाहिए चाहे ठंडा भी हो जाए तो भी। तो मैंने कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ आपके इस दृष्टिकोण से। कच्चा दूध अगर धारोश नहीं तभी पीना है, नहीं तो नहीं पीना है, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो वो कह रहे थे नहीं नहीं, मेरी तो मानना ऐसी है कि कच्चा ही पीना है पूरे दिन भर में इस प्रकार से। तो ये आम बनाएगा। हाइब्रिडाइज बफेलो होती है क्या गाय की तरह? होती है, अभी ये भी हो गया है इस प्रकार से। और वो फिर भी अभी A2 कैटेगरी में उसको डाला जाता है। और बफेलो का प्रचलन ज्यादा विदेश में नहीं है, विदेश में गाय ही है।
भैंस का प्रचलन भारत में ही है। और अगर वो नेचुरली होता है तो ठीक है, फिर भी उसमें ज्यादा तकलीफ की बात नहीं, लेकिन वो गुरु है। तो जिनका अत्यग्नि है और अनिद्रा है, हितम अत्यग्नि नेत्रेभ्यो गरियो माहिषम हिमम, तो उनके लिए ही भैंस का दूध ठीक है। अगर हम बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो मेध्य जो है वो गाय का घी दूध ही है। लोहपत्रात अन्न बनवणं खूप छान वर्क केलं आहे. HB 3.2 वरून 4.35 दिवसात, इन 90+ ईयर ओल्ड. थैंक यू सर. तो ये सही है, हमें पुराने जो तरीके हैं, जो नेचुरल तरीके हैं, अभी एनीमिया की बड़ी समस्या है, पूरे विश्व भर में है। और हम लोहे को बर्तन को छोड़कर या एल्यूमिनियम का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे अल्जाइमर भी होता है, सेरेब्रल डिमेंशिया होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें प्राकृतिक स्थिति की तरफ फिर से मुड़ना है, प्राकृतिक जो क्रिया है उनकी तरफ फिर से मुड़ना है, तो वही ठीक रहेगा। हम भी लोहे का ही बर्तन प्रयोग में लाते हैं बहुत वर्षों से इस प्रकार से, और किसी बार भी हीमोग्लोबिन 13-14 से कम नहीं है। तो ये नेचुरल तरीका है, उसी को अपनाना है। तो ये अगर हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, हम निकले थे योगराज गुगुलू से और उसकी फलश्रुति इतनी वाइड है कि मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैंने कैंसर में इसका प्रयोग क्यों नहीं किया। आज तक आसानी से उपलब्ध है, रसायन है। हाँ, पुनर्वसूच्या फार्मसीमध्ये रौप्ययुक्त मिलता है। तो और बालक बातवी में बात कर लूंगा। यहाँ के एक फार्मेसी में रौप्य युक्त योगराज दूध मिलता है। ये द्वितीय योगराज करके आया है, वो शायद बात हो सकती है। गुलम, ये थोड़ा छोटा पाठ है और अलग है। त्रिफला नहीं है इसमें, उतनी मात्रा में नहीं है। तो ठीक है, एक बात हम करेंगे, योगराज नंबर 1, योगराज नंबर 2, इस प्रकार से आगे। Because also has A2 milk like that of desi cow, it shows A1 type of buffalo milk also available. रौप्ययुक्त योगराज कोणत्या फार्मसीचा आहे? ये पुनरुसु का है। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ साने से, तो पता चलेगा कैसे करना है क्या। तो ठीक है, एक बात स्पष्ट हो गई कि योगराज का हम प्रयोग ज्यादा आरंभ करेंगे तो बेहतर इस प्रकार का होगा। और इस प्रकार के योगों को ढूंढते रहेंगे कि जो काफी रोगों में जिसका प्रचलन हो सकता है। तो प्रातः काल में सेवन करवाना है, ऐसा है तो देखेंगे इस पर। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्याने अपरात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।